हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिएक्ट नेटिव सीखते टाइम हम जनरली इन फोल्डर्स को इग्नोर कर देते हैं जो कि हैं एंड्रॉयड और आईओएस के फोल्डर्स। ये इसलिए इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं और कोई भी बहुत ज़्यादा इन फोल्डर्स को ओपन करके देखना नहीं चाहता। उनमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो शायद कॉम्प्लेक्स लगती हैं। लेकिन आज का वीडियो एक डीप डाइव होगा जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इन फोल्डर्स के अंदर क्या होता है, कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है और इनका क्या यूज़ है। क्योंकि रिएक्ट नेटिव की जब बात आती है तो जनरली सब यूआई कंपोनेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं या फिर एनपीएम पैकेजेस के बारे में सोचने लगते हैं। कोई भी इन फोल्डर्स को इतना डीपली डिस्कस नहीं करता है। लेकिन जब हम नेटिव साइट की बात करते हैं या जब हम इनके डेव टूल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इन फोल्डर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक फ़ाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको तो पता है हम डीप डाइव करते हैं टॉपिक्स के अंदर। इस टाइप का कंटेंट जनरली आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनना चाहते हो, मैं बोलूँगी कि अगर आप प्रो रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनना चाहते हो तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एंड्रॉयड और आईओएस को नेटिव साइड से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं इसको बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बनाऊंगी। हम इसे मज़ेदार तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे जिससे आपको हर एक फोल्डर और फाइल जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, मैं बोलूँगी रिएक्ट नेटिव की दुनिया के बैकएंड स्ट्रक्चर के अंदर। बैकएंड यानी कि जो नेटिव साइड के स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपना वीएस स्टूडियो जो है उसको ओपन कर लेते हैं। यस, सो आई होप आपको ये लास्ट वीडियो से याद होगा। हमने लास्ट वीडियो में पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसके अलावा ऐप डॉट जेसन, इसको बहुत डीपली समझा था हमने। पैकेज लॉग के अंदर बहुत सारे ये जो सब टाइप्स होते हैं, सारी कीज़ जो होती हैं, इनको बहुत अच्छे से समझा था। तो अब हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड और आईओएस की इंडिविजुअली। अब एंड्रॉयड में सबसे पहले हम समझते हैं ग्रैडल क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर नोट करूँ, रैंडम फाइल के अंदर हम यहाँ लिखते हैं कि ग्रैडल क्या है। ठीक है, आप भी अपने नोट्स जो हैं वो बनाओ साथ के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी आप कहीं पर भी दोबारा से रिवाइंड करना चाहोगे तो या तो इस वीडियो को देख सकते हो या फिर अपने नोट्स को ओपन कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्रैडल का क्या काम है। ग्रैडल जो है बेसिकली वो एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि कोड को कंपाइल करके फाइनल एपीके बनाता है। अब आप बोलोगे कि उसके लिए तो मेट्रो है। आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि मेट्रो जो है वो बंडलिंग का काम करता है। बिल्कुल, मेट्रो बंडलिंग का काम करता है, लेकिन रिएक्ट नेटिव में बंडलिंग का काम तो मेट्रो करता है, राइट। जैसे कि जेएस कोड को बंडल करना है या टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को सिंगल बंडल में कंपाइल करना है। मतलब मेट्रो क्या करता है कि सिंगल बंडल में हमारी अलग अलग फाइल टाइप्स को सिंगल बंडल में कंपाइल कर देता है, और उससे हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिल्ड ऑटोमेशन टूल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को। आई होप अब ये काफ़ी क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रैडल जो है वो क्या है, एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये काइंड ऑफ हमारे लिए ना एक फाइनल बिल्ड रेडी करके देता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैंने आपको बताया कि मेट्रो जो है वो हमारे पास क्या करता है कि हमारी जो सिंगल फाइल्स हैं, सिंगल फाइल्स को, मतलब यानी कि मल्टीपल फाइल्स को बंडल करके, मल्टीपल फाइल्स को बंडल कर देता है और एक इंडेक्स डॉट बंडल डॉट जेएस फाइल बना के हमको देता है। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल जब हमारे पास बनती है तो यहाँ से आगे का काम जो है वो ग्रैडल के ऊपर आ जाता है। हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो ग्रैडल जो है वो एंड्रॉयड के अंदर होता है। अभी हम एंड्रॉयड की बात करें तो इसके बाद का काम जो है वो ग्रैडल के पास आ जाता है। अब ग्रैडल क्या करता है, ग्रैडल करता है कि जो हमारी ये इंडेक्स डॉट बंडल डॉट जेएस बनी है, ये जो बनी है हमारी, इसको क्लब करता है जो एंड्रॉयड के एसेट्स होते हैं उनके साथ,
ठीक है, और उससे एक एपीके फाइल जो है वो बना कर देता है, एपीके कह लो या ए बी जो है वो हमको यहाँ से ग्रैडल बना कर देता है। तो ग्रैडल जो है वो एक नेटिव डेवलपमेंट टूल है, मतलब कि आप ये समझ के देखो, ग्रैडल जो है ना उसको आप ये भी कह सकते हो कि ये एक नेटिव ब्रिज है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेटिव ब्रिज दैट कम्युनिकेट्स JS टू नेटिव फॉर्मेट या नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, जो कि कन्वर्ट मतलब कि जो कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जो हमारी नेटिव साइड है एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए कि वो JS को बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो उसके लिए हमें उनसे उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। तो वो जब उनकी भाषा में बात होती है तो उसके लिए ग्रैडल जो है वो काइंड ऑफ एक ब्रिज है, ठीक है। अब ग्रैडल हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम चलते हैं इस ऐप फोल्डर के अंदर और समझते हैं कि हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हमें कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सोर्स के अंदर जाते हैं और मेन के अंदर एक फोल्डर होता है जावा का, जिसके अंदर होती है हमारी मेन एक्टिविटी। अब मेन एक्टिविटी जब आप एंड्रॉयड नेटिव में डेवलपमेंट करोगे, मतलब कॉटलिन यूज़ करके, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी ऐप का एक एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे हमारी रिएक्ट नेटिव की ऐप में हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होता है, index.js, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपका एक एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट होगा आपकी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जब आप कॉटलिन यूज़ कर रहे हो या जावा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपका एक एंट्री पॉइंट होगा। तो इस केस में, कॉटलिन के केस में, वो होता है हमारा मेन एक्टिविटी डॉट केटी, ठीक है, ये आपका मेन एंट्री पॉइंट होगा। अब इसके बाद आता है इसके अंदर, इसको वापस से ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें दी हैं जो समझने वाली हैं, ठीक है। इसने क्या क्या किया कि रिएक्ट की एक्टिविटी को इंपोर्ट किया, रिएक्ट एक्टिविटी डेलीगेट को इंपोर्ट किया। इसके बाद इसने डिफ़ॉल्ट न्यू आर्किटेक्चर एंट्री पॉइंट और फैब्रिक एनेबल्ड, इसने बोला कि अगर ये डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर जो है न्यू वाला है तो फैब्रिक भी अनेबल्ड होगा। ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि ये न्यू आर्किटेक्चर क्या है, इसमें फैब्रिक का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि मेन एक्टिविटी जो है वो हमारी ये है और उसका स्ट्रिंग जो है वो है ऑसम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी मेन एप्लीकेशन डॉट के टी के अंदर। ये बेसिकली जो है यहाँ पर जब आप लॉजिक्स लिखते हो ना, उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ हैंडल होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, इज़ न्यू आर्च इनेबल्ड, इज़ हर्म्स इंजन इनेबल्ड, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि ये सब हम किस तरीके से समझते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है वो होता है मेन एक्टिविटी डॉट के टी में, जब ये ऐप एंड्रॉयड साइट पर, मतलब नेटिव साइट पर जाके डेवलप होती है। इसके बाद इसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है रेस। अब रेस फोल्डर का क्या मतलब है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है ड्रॉएबल, यानी कि जिस भी तरीके के हम कुछ ड्रॉएबल्स इंपोर्ट करेंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। इसके बाद है इसके अंदर मिप मैप के काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, HTPI, MDPI, ये सब जो है ना, ये अलग अलग तरीके के हमारे आइकन्स हैं जो हमारी ऐप के लिए जैसे जो ऐप में मतलब जो भी आपकी ऐप के आइकन्स हैं वो सब यहाँ पर डाले जाते हैं, ठीक है। जो भी लॉन्चर आइकन्स होते हैं जो आपकी ऐप पे दिखते हैं, तो हमारा बेसिकली जो रेस फोल्डर है उसका क्या रोल है, उसका रोल ये है कि वो अपने अंदर ड्रॉएबल्स यानी कि जो भी आइकन्स हैं वो सब रखता है। स्ट्रिंग है जो ऐप की, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, स्ट्रिंग्स जो है ऐप की वो रखता है, ये सब नेटिव साइड के लिए, ठीक है। अब ये भी हम पता चल जाएगा धीरे धीरे कि ये मिप मैप में कौन से आइकन्स होते हैं, ये हम कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी एक साइज़ होती है, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के एंड्रॉयड डिवाइस पर कौन से वाला आइकन आएगा। तो ये जो हमारे बेसिकली ऐप का जो आइकन है वो इनमें अपलोड होता है, यहाँ पर हम डालते हैं वो आइकन, लेकिन वो हमें अलग अलग साइज़ के जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें ये कवर कर ली। अब चलते हैं हम वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में हमारे पास दो XML हैं, एक है स्ट्रिंग और एक है हमारे पास स्टाइल। स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि जो भी हमारी ऐप का नाम है वो इस स्ट्रिंग में रखा गया है और यहाँ से हर बार ये वाला जो नेम है ना, ये वाला जो की है, ये यूज़ कर लिया जाएगा जिससे कि हमारा नाम जो है वो
यहाँ पर जो भी दिया गया है वो नाम जो है हमारी ऐप के लॉन्च पे आ जाएगा। वैसे तो जब आप अपनी ऐप बनाते हो तो उस टाइम पे जो हम npx init के आगे एक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं वही हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर भी वो दिया होता है। तो इन केस आपको चेंज करना है तो वैसे तो मल्टीपल जगह पे करना पड़ता है, लेकिन हाँ, यहाँ से रूट नेम जो है प्रोजेक्ट का वो डिसाइड होता है। इसके बाद है स्टाइल्स। जब आप एंड्रॉयड कॉटलिन में डेवलपमेंट करोगे, मैंने एंड्रॉयड कॉटलिन में भी डेवलपमेंट की हुई है, जब आप एंड्रॉयड कॉटलिन में डेवलपमेंट करते हो तो उस टाइम पे आप अपने जो भी स्टाइल्स हैं, यानी कि जो कॉमन स्टाइल्स हैं, मतलब पूरी ऐप में इस तरीके के स्टाइल जो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हो। जैसे मान लो आप थीम डिफ़ाइन कर रहे हो अपने ऐप की, तो एक और स्टाइल बनाओगे जिसमें आप पर्टिकुलर एक थीम डिफ़ाइन करोगे और आप अपनी ऐप के अंदर जो है उसको इंक्लूड करते जाओगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, रेस्ट के अंदर हमने ड्रॉएबल्स देख लिए, हमने मिप मैप फोल्डर को देख लिया। मिप मैप फोल्डर का क्या मतलब हुआ कि हमारे ऐप के जो आइकन्स हैं डिफरेंट डायमेंशन में वो यहाँ अपलोड होंगे। इसके बाद हमने वैल्यूज़ का फोल्डर देखा और वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर हमने क्या देखा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग जो है उसमें हमने क्या लिखा कि हमारा ऐप का जो नेम है वो रहता है यहाँ पर। फिर वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर हमने देखा यहाँ पे स्टाइल्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारे कॉमन स्टाइल्स हैं ऐप के। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारी एंड्रॉयड की नेटिव साइट की जब कन्वर्जन होती है, मतलब हमारी जब ये JS कन्वर्ट होती है नेटिव साइट के लिए, तो उस टाइम पर यही वाले फाइल्स जो हैं इनको कॉल किया जाता है कि भाई यहाँ से मुझे नेटिवली कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब हमने रेस्ट फोल्डर को पूरा देख लिया है। अब हम चलते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि यहीं से आप अपनी ऐप में जो जो परमिशंस चाहिए, जैसे मान लो आप लोकेशन एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप लोकेशन, 1 सेकेंड, जैसे मान लो आप, ठीक है ये भी नहीं चलेगा, इसको देख लेंगे। जैसे मान लो आप लोकेशन एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कैमरा एक्सेस करना चाहते हो, या फिर आप किसी और तरीके का नेटिव चीज़ एक्सेस करना चाहते हो। अब लोकेशन भी अलग अलग तरीके की होती है। ये सारे एक्सेस जो हैं, ये सारे परमिशंस जो हैं वो हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर लिखते हैं तो और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो, जब आप एंड्रॉयड कॉटलिन में डेवलपमेंट करते हो ना तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, क्योंकि यहीं से ना आपकी ऐप का ये सब डिसाइड होता है कि एंट्री कहाँ से करनी है मुझे। और मतलब ये हमारा मेन एक्टिविटी एंट्री पॉइंट तो है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर वो मेंटेन होता है, जैसे काइंड ऑफ कह लो एक मेटा डेटा हो गया ना, वो मेंटेन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब नेम जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ऐप का जो नेम है। इसके बाद आपकी ऐप का जो लेबल है जो दिखने वाला है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखो स्ट्रिंग्स के अंदर ऐप नेम मैंने आपको बताया था। आइकन जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, IC लॉन्चर आइकन है यहाँ पे। राउंड आइकन जो है वो कहाँ से मिलेगा, जो मिप मैप का फोल्डर है उसके अंदर एक IC लॉन्चर राउंड आइकन भी होगा। ठीक है, आपको बैकअप अलाउ करना है या नहीं, आपकी ऐप की बाय डिफ़ॉल्ट थीम क्या है, जो भी हमारी इसके स्टाइल के अंदर दी गई थी, ये वाली जो थीम है ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप की थीम है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई मेन एक्टिविटी क्या होगी। जब हम एंड्रॉयड नेटिव में डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरीके से जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना वो ऐड होती चली जाती हैं, और जो इंटेंट फ़िल्टर सबसे ऊपर आ रहा है वो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी होता है, वो हमारा लॉन्चर एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेम आ गया कि हमारा डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फ़िग चेंजेस में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ से डिसाइड होती हैं। इंटेंट फ़िल्टर जो है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी एंड्रॉयड का नाम जो है वो कहाँ से आ रहा है, और आपकी जो लॉन्चर है, ये मतलब हम बता रहे हैं कि ये हमारा ये वाला जो कैटेगरी है, मतलब इस एक्टिविटी का जो कैटेगरी है ये लॉन्चर कैटेगरी है। ठीक है, अब हमारा रेस्ट फोल्डर पूरा कंप्लीट हो गया और मेन के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सब कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं हम मेन के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। मैं यहाँ पर एक नोट बना देती हूँ, मेन के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। आप भी ये साथ साथ नोट कर लो। मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो है बेसिकली वो परमिशंस को मैनेज करता है।
ऐप के स्ट्रिंग को मैनेज करता है, मतलब काइंड ऑफ एक मेटा डेटा हो गया, ठीक है। आपकी जो लॉन्चर एक्टिविटी है, यानी कि जो लॉन्चर स्क्रीन है, जैसे हमारी स्प्लैश स्क्रीन लॉन्चर हो गई या कोई और भी स्क्रीन लॉन्चर हो सकती है, तो लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो यहाँ डिसाइड होती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग वगैरह सब यहीं से पास हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंटेंट फिल्टर, ये सब चीज़ें जो हैं ये यहीं से मैनेज होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। अब चलते हैं हम build डॉट ग्रैडल के अंदर। अब build डॉट ग्रैडल का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट लेवल एस डी के या टारगेट एस डी के डिसाइड होता है, या हमारी जो ये भी आपको पता चलेगा अभी कि की स्टोर क्या होता है हमारा, ये क्यों जनरेट करना पड़ता है। जब हम ऐप प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं उस टाइम पे हमारा की स्टोर जनरेट होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी यहीं पर डिसाइड होती हैं। रिलीज़ में क्या होगा, कौन कौन से रूल्स फॉलो होने हैं। अब डिपेंडेंसीज इसके अंदर एक आती हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है कि अगर हम्स इंजन अनेबल्ड है, इसका क्या मतलब हुआ, टू बूलियन, मतलब अगर इसको ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, अगर हम्स इंजन अनेबल्ड है तो क्या करो, इस प्लगइन को या इस लाइब्रेरी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दो, एल्स JSC फ्लेवर वाली जो लाइब्रेरी है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये हम्स इंजन या JSC ये सब क्या है। मतलब हम मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम्स इंजन, वैसे आप फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था उसमें कि हम्स इंजन क्या होता है या JSC इंजन क्या होता है, ये आप वो भी देख सकते हो। लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो build डॉट ग्रैडल जो है बेसिकली ये हमारे जो टारगेट वर्जन्स होते हैं या हमारे कंपाइल टाइम वर्जन्स जो होते हैं, ये बेसिकली उसको मेंटेन करता है। या हमारी एप्लीकेशन आईडी होती है, जब हम फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं या इस तरीके की और कुछ चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपना ये एप्लीकेशन आईडी देना होता है। जब हम ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाते हैं तो तब भी हमें अपना ये एप्लीकेशन आईडी देना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी build डॉट ग्रैडल के अंदर मेंटेन होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ build डॉट ग्रैडल, तो उसका क्या मतलब है, SDK वर्जन्स, और यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्फ़िग्स मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर इंजन डिसीजन जो है, कौन सा इंजन यूज़ होने वाला है, वो सब यहीं पर होता है। तो आई थिंक ये डीबग की स्टोर हमारा तब जनरेट होता है जब हमारी ऐप जनरेट होती है। तो आई थिंक सोर्स वाला फोल्डर भी हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, और ये build डॉट ग्रैडल कर लिया था। अब चलते हैं हम इसके अंदर build डॉट ग्रैडल, एक और build डॉट ग्रैडल। अब ये वाला जो build डॉट ग्रैडल है ये बेसिकली हमारा रूट लेवल build डॉट ग्रैडल है, जहाँ पे हम ये वर्जन्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं कि वो वर्जन्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं रूट प्रोजेक्ट वाले build डॉट ग्रैडल से, लेकिन यहाँ हम बेसिकली वो वाले वर्जन्स जो हैं वो एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा हमारा कंपाइल SDK वर्जन होगा, मिनिमम SDK वर्जन क्या होगा, ये सब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी क्या है वो सब यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये जो है ये हमारे पास दो build डॉट ग्रैडल हैं, एक है हमारा प्रोजेक्ट लेवल और एक है हमारा build डॉट ग्रैडल रूट लेवल, ठीक है। तो एक्चुअल SDK NDK ये सब वर्जन्स जो हैं यहाँ पर मैनेज होते हैं, यहाँ पर लिखे जाते हैं एक्चुअल के कौन से वर्जन्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रैडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। अब ग्रैडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी अभी के लिए, जो समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक ये है रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर, और उसके बाद ना इसके अंदर कुछ ये ABI डिफाइन करे गए हैं। अब ABI का क्या मतलब होता है, ABI का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। और इसका क्या मतलब होता है, अब जैसे आप देखो तो अलग अलग एंड्रॉयड डिवाइस में अलग अलग तरीके का CPU है, अलग अलग तरीके की उसकी कॉन्फ़िग्स हैं, अलग अलग तरीके का वो पूरा बना हुआ है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस या ये सब चीज़ें जो हैं, तो उसको आप कट शॉर्ट करके बोलो कि
वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं या जो सीपीयू वगैरह जो भी है, ये सब हमारा जो है ये एबीआई में डिसाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने सारे ए बी आईज मैंशन कर दिए हैं, आर्म ए बी आई V78, आर्म 64, X86, X86 64, ये सब चीज़ें हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी तरीके का CPU हो एंड्रॉयड का, उसमें ये वाला जो आर्किटेक्चर है उसको चला दो, ठीक है। अब ये है तो सही अप्रोच, क्योंकि किसी में भी हमारी ऐप चलनी चाहिए, लेकिन जब हम अपनी ऐप को रन करते हैं और जब हम लोकली बिल्ड करते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम स्क्रिप्ट से, npm run एंड्रॉयड अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी ना, एक्टिव आर्च ओनली, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा एक्टिव आर्किटेक्चर होगा मेरे डिवाइस का या मेरे एम्यूलेटर का, ये उसी पे ही रन करेगा। मतलब उस टाइम पे ये सारों को इंस्टॉल या इन सब के लिए बिल्ड बनाएगा नहीं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो ऐप का डेवलपमेंट है वो आप लगा के चलो ऑलमोस्ट 75% तक इंक्रीज़ हो सकता है। मतलब ये फिगर जो है ये रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट ने कोट किया है, तो मैं बोलूँगी कि ठीक होता है परफॉर्मेंस इंक्रीज। जब आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होता है इससे, क्योंकि आप छोटे छोटे चेंजेस करके ऐप बनाते हो, छोटे छोटे चेंजेस करके ऐप बनाते हो, तो उस टाइम पे हमें फास्ट डेवलपमेंट चाहिए होता है, फास्ट रीलोड चाहिए होता है। हालांकि इसमें मेट्रो या जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम रिएक्ट नेटिव को बोलते हैं फास्ट है, तो वो क्यों फास्ट है, इसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं, मेट्रो है, ये सब चीज़ें मिलके ही उसको फास्ट बनाती हैं। तो अगर हमने यहाँ लिख दिया एक्टिव आर्च ओनली, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी एक्टिव आर्किटेक्चर, जो हमारा एक्टिव एबीआई या जो हमारा एक्टिव सीपीयू लेवल जो है एक्टिव है, उसी के लिए इसको बंडल करो, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, यूज दिस प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई विच आर्किटेक्चर यू वांट टू बिल्ड, यानी कि आप किस आर्किटेक्चर को बिल्ड करना चाहते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जो डिवाइस है या कौन सा एम्यूलेटर यूज़ कर रहे हो उस पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यू आर्च एनेबल ट्रू। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारा नया आर्किटेक्चर है उसको अनेबल कर दो। नया आर्किटेक्चर यानी कि हमारा जो फैब्रिक आर्किटेक्चर है उसको इनेबल कर दो। हमारा पुराना आर्किटेक्चर जो है वो क्या था, JSC आर्किटेक्चर, डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको कवर करेंगे, तो लेकिन यहाँ से हम उसको इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। अब है हमारा हर्म्स एनेबल्ड। क्या हमारा ये नया वाला इंजन अनेबल करने के लिए ट्रू लिखा गया है, तो हाँ, ये हमारा नया इंजन अनेबल करने के लिए लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब एज टू एज इनेबल्ड, अभी इसको फॉल्स किया हुआ है, लेकिन अगर आप जब अपनी ऐप पब्लिश करते हो प्ले कंसोल पे, तो वहाँ पे ना अब एक ये वार्निंग मिलने लगी है कि आप एज टू एज को इनेबल करो, क्योंकि उससे आपकी जो बिहाइंड द बार सिस्टम की जो मतलब कि डिस्प्ले है ना वो और अच्छी हो जाती है। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी को, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, ग्रैडल डॉट प्रॉपर्टीज़ की। और ग्रैडल डॉट प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, मल्टीपल कीज़ को इनेबल या डिसेबल करने के लिए कॉन्फ़िग है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी जो हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने बात करी है रिएक्ट इस आर्किटेक्चर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि ABI जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ABI। इसके लिए ABI यानी कि which Android device or emulator is active, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं न्यू आर्च इनेबल्ड प्रॉपर्टी की। तो मैं यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी लिखती हूँ सेकंड, न्यू आर्च इनेबल, ये हमारी फर्स्ट थी। तो न्यू आर्च इनेबल का क्या मतलब है कि न्यू आर्किटेक्चर, जो रिएक्ट नेटिव का न्यू आर्किटेक्चर है, वेदर इनेबल्ड और डिसेबल्ड यहीं पर डिसाइड होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है, हर्म्स इनेबल्ड, यानी कि हमारा जो
न्यू इंजन है वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, वो आप यहाँ पर पता करते हो। हालांकि एक कमांड होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा हर्म्स इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद है हमारा एक और प्रॉपर्टी एज टू एज इनेबल्ड। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एज टू एज इनेबल। इसका क्या मतलब है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका क्या मतलब है कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका मतलब ये है कि आपकी ऐप जो है वो आपके डिवाइस के एज टू एज तक जा रही है या नहीं। अब ना ये प्रॉपर्टी गूगल ने मैंडेटरी एज इन के कुछ टाइम बाद ये मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि जब आप मैंडेटरी हो जाएगी क्योंकि जब आप अपनी ऐप को पब्लिश कर रहे हो ना प्ले स्टोर पे, तो अब ये वार्निंग आने लगी है कि एज टू एज को इनेबल किया जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी जो ऐप है वो एज टू एज जो है एज टू एज जो है वो डिस एज टू एज डिस्प्ले करेगी, यानी कि आपकी जो डिवाइस है उसके पूरे एज तक, उसकी बाउंड्री तक, मतलब बिहाइंड द बार्स जिसे बोला जाता है ना, कि जो स्टेटस बार या जो नेविगेशन बार्स होते हैं उनके भी एज तक डिस्प्ले करेगी। तो उससे क्या होगा कि यूज़र को ना एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आप इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कि इमर्सिव कह लो, या विजुअली जो है वो काफ़ी रियल एक्सपीरियंस टाइप मिलता है, विजुअली अपीलिंग हो जाता है। तो इसलिए हमें इसे इनेबल कर देना चाहिए। तो हमने ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ ली ग्रैडल डॉट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अब चलते हैं हम अपनी ये जो है ना, ये बेसिकली क्लीन अप के टाइम पे जनरेट हुई है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाते हैं। अब सेटिंग्स डॉट ग्रेडल का क्या मतलब है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ना साथ में लेकर आ रहा है कि आपका रूट प्रोजेक्ट जो है उसका नाम क्या है, इसके अंदर आपका ऐप जो है वो इंक्लूडेड है, बिल्ड के अंदर आपको ग्रैडल प्लगइन जो है उसको इंक्लूड करना है, आपका जो बिल्ड का मैनेजमेंट है वो ग्रैडल प्लगइन से हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी सेटिंग्स डॉट ग्रैडल के अंदर होती हैं। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये आपकी एक तरीके की सेटिंग्स फाइल है, ठीक है। इसको एक बारी अंडू कर देते हैं क्योंकि मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो ये कह सकते हो कि ये जो है ये आपकी सेटिंग्स डॉट ग्रैडल जो है ये बेसिकली आपकी सेटिंग्स फाइल है, मतलब इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स दी गई हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको ग्रैडल जो है वो बहुत अच्छे से बता दिया है। आप फटाफट से ये नोट्स भी आई होप आप बना ही रहे होगे साथ साथ, बट अगर नहीं बनाए हैं तो ये मैं आपको एक बारी स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। इन सब को आप अच्छे से नोट कर लो ताकि जो हमारी इन सब को आप अच्छे से नोट कर लो ताकि आपको इन सब फाइल्स को समझने में कोई परेशानी ना हो, मतलब कि ऐसा ना लगे, मतलब डर ना लगे कि ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको पता है फोल्डर बाय फोल्डर क्या चीज़ लिखी गई है और फाइल बाय फाइल क्या चीज़ लिखी गई है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि उसको कमेंट में आपको क्लियर कर पाऊँ, और अगर कुछ ज़्यादा डिटेल्ड हुआ तो मैं किसी वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अब हमने एंड्रॉयड को डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं iOS फोल्डर की तरफ। iOS का जो फोल्डर है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो आपको ये पता होगा कि ये फ़ोल्डर्स जो हैं हमारे मतलब मैंने मिस कर दिया ये, बट ये आपको पता होगा कि ये फ़ोल्डर्स जो हैं ये हमारे कब जनरेट होते हैं, जब हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करते हैं। जब हम एक्सपो यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमारे पास इन दोनों फ़ोल्डर्स का कोई एक्सेस नहीं होता है। सारी चीज़ें हमें app.json में या app.config.js में मैनेज करनी पड़ती हैं। ये सब आप सोच के चलो कि ये जो नेटिव लेवल आपके पास जो चीज़ें आप नेटिवली मैनेज कर सकते हो ना, मतलब वो आप ये लगा के चलो कि आपको मैं एक्सपो की कोई यहाँ पे एक्सपो को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मतलब डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की चॉइस क्या है, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना आपको सिर्फ कीज़ मिलती हैं, आप उन कीज़ के थ्रू इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो, या फिर आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को मैनेज करते हो। जैसे कि आप परमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो SDK वर्जन वगैरह हैं वो सब हम यहाँ पर मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपो में जो है वो आपको उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर आप वो चीज़ें मेंशन कर पाओगे। तो ये जो है चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है एक्सपो में, और
ये चीज़ जो डिफरेंट है ये हमारी रिएक्ट नेटिव CLI में डिफरेंट है कि हमें एंड्रॉयड और iOS दोनों का फोल्डर मिलता है, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है कि आप चीज़ें नेटिव लेवल पर जाकर मैनेज कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं iOS की तरफ। अब iOS में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हमारे एंड्रॉयड में हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो मेन एक्टिविटी था, ऐसे ही हमारे iOS में हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट होता है ऐप का iOS डेवलपमेंट के लिए, वो होता है हमारा ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारी ऐप का जो मेन एंट्री पॉइंट है या मेन जो हमारा मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर, मतलब ये हमारा मेन मॉड्यूल होता है, ये हमारा लॉन्चर मॉड्यूल हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास एक ये फोल्डर होता है इमेजेस डॉट एक्सी एसेट्स का, जिसके अंदर हमारे ऐप आइकन्स वगैरह, ऐप आइकन्स या इमेजेस ये सब मैनेज होती हैं। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाती हूँ, इसको हम बोलते हैं iOS। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि iOS के अंदर हमारा जो भी हमारा योर प्रोजेक्ट नेम, मैं बोल दूँगी उसको योर प्रोजेक्ट नेम जो है, उसके अंदर एक फ़ाइल होगी ऐप डेलीगेट। ये जो है आपका मेन एंट्री पॉइंट है। जैसे हमारा एंड्रॉयड में होता है ऐसे ही हमारा इसके अंदर भी एक मेन एंट्री पॉइंट होता है। तो ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो इमेजेस का फोल्डर है इमेजेस डॉट एक्सी असेट्स, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम अपनी ऐप के आइकन्स या फिर हमारे इमेजेस, इन सब चीज़ों को, यानी ये सब हमारे एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारे जो आइकन है वो देखो यहाँ पर है, ये सब आइकन्स जो हैं ये हम यहाँ मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम, ये हो गया, इसके बाद आते हैं हम info डॉट पी लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। info डॉट पी लिस्ट जो है ये हमारी info डॉट पी लिस्ट, ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसी के अंदर हम अपनी सारी परमिशंस, या हम परमिशंस कह लो, या फिर हम ये कह लो कि जैसे हम अपनी ऐप में जो भी आइकन नहीं, जो भी हम फॉन्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, या हमारे ऐप का जो बंडल नेम है, वो सब यहाँ पर मेंटेन होता है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो हमारा बंडल डिस्प्ले नेम जो है वो ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा आइडेंटिफायर जो है वो हमें इस की से मिलेगा। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम जो है, बंडल नेम, वो हमें इस की से मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैनेज होती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पर दी हुई है कि NS लोकेशन व्हेन इन यूज डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये हमारी लोकेशन एक्सेस की परमिशन है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ जो की है, जो स्ट्रिंग है, वो अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो आपके पास आती है ना, दिस ऐप नीड्स परमिशन फॉर लोकेशन एक्सेस, इस तरीके की स्ट्रिंग जो है वो यहाँ डिफाइन होती है। अब ये देखो RCT न्यू आर्च एनेबल्ड, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ट्रू, जो हमने वहाँ पर पता किया था न्यू आर्च एनेबल्ड ग्रैडल के टाइम पर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिया हुआ है न्यू आर्च एनेबल्ड ट्रू। आपकी जो UI है उसके अंदर UI लॉन्च स्टोरी बोर्ड नेम जो है वो क्या होगा। इसके बाद ये देखो UI रिक्वायर्ड डिवाइस कैपेबिलिटीज़ ARM64 को यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन जो है वो किस तरीके की हो सकती हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप राइट, मतलब ये सब चीज़ें जो है हम info डॉट पी लिस्ट के अंदर जो है हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। अब आते हैं हम अगली फाइल पे, इसको ऑसम प्रोजेक्ट को बंद करते हैं। अब आते हैं हम इन पॉड्स पे। अब ये पॉड्स जो हैं ये हमारे जनरेट होते हैं जब हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। जब हम लिखते हैं ना npm इंस्टॉल, और फिर जब हम npm इंस्टॉल, जब हम जाते हैं iOS के फोल्डर में और हम जब वहाँ पे लिखते हैं पॉड इंस्टॉल, तो उस टाइम पे जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है वो सब इन पॉड्स के अंदर आ जाती है। यहाँ पर जैसे हमारा नोड मॉड्यूल है उसी तरीके से हमारा ये पॉड्स है, जहाँ पर सारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो मेंटेन होती हैं, लेकिन उनको जो है वो लॉक कहाँ किया जाता है, पॉड फाइल डॉट लॉक के अंदर। जैसे हमारी पैकेज डॉट लॉक के अंदर होता है ना, इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी काइंड ऑफ चार्ट बन जाता है। वो जो है हमारा पॉड फाइल डॉट लॉक के अंदर मेंटेन होता है। मतलब हमारी जो कोको पॉड्स की डिपेंडेंसीज हैं वो सब यहाँ पर आ जाती हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी, पॉड इंस्टॉल के थ्रू पॉड्स इंस्टॉल हो जाते हैं। पॉड फाइल डॉट लॉग के अंदर जो भी हमारी कोको पॉड्स की डिपेंडेंसीज होती हैं, डिपेंडेंसीज, वो सब यहाँ पर आ जाती हैं। ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा मेन प्रोजेक्ट जो हम एक्स कोड में ओपन करेंगे ना, ऑसम, जैसे ये ऑसम प्रोजेक्ट है ना, अभी मैं बोलूँगी योर प्रोजेक्ट नेम डॉट एक्स कोड प्रोज, ये जो है ना ये आपका मेन एक्स कोड, ये जो है आपका मेन एक्स कोड प्रोजेक्ट फाइल। जब हम एक्स कोड में ओपन करके देखेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर आपको और अच्छे से पता चलेंगी। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम iOS में फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, एंड्रॉयड में फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, और सबसे बड़ी बात कि अब ये जो हमारा नेटिव साइट का बैकएंड स्ट्रक्चर है ना, इससे अब आपको डर नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये पता है इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको दूर कर पाऊँ। ठीक है, तो और आपने आई होप नोट्स भी बना ही लिए होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नोट्स हैं तो कभी भी रिवीजन जो है वो आसान हो जाएगी, और ऑब्वियसली आप वीडियो तो देख सकते ही हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये समझनी बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग जो हैं इससे डरते हैं, दूर भागते हैं कि नहीं हमें ये डिस्कस नहीं करना, लेकिन मैं बोलूँगी क्यों हमें ये डिस्कस करना है। बिना डिस्कस किए आप नेटिव साइट को कैसे समझोगे। तो मैं अब एक बारी रिपीट कर देती हूँ, हमने डिस्कस कर लिए सोर्स फाइल के अंदर पूरा ये मेन जावा रेस, हमारी जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, ड्रॉएबल्स या हमारी जो वैल्यूज़ का मेंटेन होती हैं, और इसके अलावा हमारे बिल्ड डॉट ग्रैडल में क्या होता है, इसके अलावा हमारा रूट लेवल जो रूट बिल्ड डॉट ग्रैडल है इसके अंदर क्या होता है, ग्रैडल प्रॉपर्टीज़ में सबसे बड़ी बात हमने इंटरेस्टिंगली हर एक चीज़ डिस्कस करी है। और इसके बाद हमने सेटिंग्स डॉट ग्रैडल को देखा, iOS के अंदर हमने देखा कि हमारा जो ऐप डेलीकेट है वो क्या है, वो हमारा एंट्री पॉइंट है, और ये जो हमारा इमेजेस एक्सी एसेट्स है इसके अंदर हम अपने ऐप आइकन्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इन्फो डॉट पी लिस्ट जो है इसके अंदर हमारी और बहुत सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, हमारा इवन जो आर्किटेक्चर है या जो हमारा इंजन है वो सब यहाँ पर डिसाइड होता है, परमिशंस हम यहाँ पर लेते हैं। तो जब आप आइकन्स के साथ काम करोगे, सॉरी जब आप फॉन्ट्स के साथ काम करोगे तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन एक्स कोड का प्रोजेक्ट है वो ये है, इसको हम ओपन करते हैं एक्स कोड में। पॉड्स का क्या मतलब है, जो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हैं जब हम पॉड इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद हमारा पॉड फाइल डॉट लॉग है जिसमें हमारी सारी कोको पॉड्स की जो डिपेंडेंसीज हैं वो मेंटेन हो रखी हैं। मतलब ये भी काइंड ऑफ एक डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ही बनी हुई है कि भाई इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, फिर इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी बहुत क्लियरली मेंशन है। और इसी के साथ आई थिंक हमने बहुत सारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कवर कर लिया है। ये वाला जो है टेस्ट यहाँ पर जब हम अपने जेस्ट के अंदर या मतलब जब भी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे तो वो हमारे यहाँ ऐड हो जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने मेजरली सब कुछ डिस्कस कर लिया है। मैं एक बारी फोल्डर स्ट्रक्चर भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एंड्रॉयड और iOS को अब हमने डिस्कस कर लिया, नोड मॉड्यूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ESLint और प्रिटियर को मैं बोलूँगी कि अभी के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसकी भी जो भी इसके अंदर एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं इनकी भी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे। गिट इग्नोर का क्या मतलब है कि गिट इग्नोर जो है हमें वो कौन सी फाइल्स यहाँ देनी है जो हम चाहते हैं कि गिट पर कमिट ना हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखना, यहाँ ना आपको नोड मॉड्यूल मिल जाएगा, ये देखो नोड मॉड्यूल, हम चाहते हैं ये कमिट ना हो। अब धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी कि और क्या चीज़ें, जैसे ये पॉड्स हैं हम चाहते हैं ये कमिट ना हो, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि हम गिट इग्नोर में और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली गिट इग्नोर का मतलब यही है कि वो वाली फाइल्स जो हम चाहते हैं कि गिटहब पे या हमारी रिपॉजिटरी के अंदर जो है वो ना जाएं। ठीक है, इसके बाद वॉचमैन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या है।
ऐप डॉट जेसन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखो जाके। ऐप डॉट टी एस जो है, TSX जो है, हमारी एंट्री पॉइंट से ये डिसाइड होता है कि हमारी ऐप का बेसिक कोड जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि वो ऐप डॉट TSX जो है वहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये TSX क्यों है यहाँ पे, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखो, आपको पता चलेगा कि बेबल जो है वो क्यों यूज़ होता है, इसके अंदर प्रीसेट्स होते हैं, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है डिटेल में। इसके बाद मैं बोलूँगी कि अभी के लिए आप ये जेम फाइल्स जो हैं इनको इग्नोर कर सकते हो, ये थोड़ी डिटेल चीज़ें हैं, अभी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना, बट हाँ ये जेम फाइल्स जो हैं इनको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। index.js जैसे मैंने आपको बताया हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट यहीं से डिसाइड होता है कि हमें कहाँ जाना है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में कवर किया था, तो आप वहाँ पर देख सकते हो इसको। जेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, जब हम टेस्ट केसेस को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम ये जेस्ट की कॉन्फ़िग फाइल को भी डिस्कस करेंगे। मेट्रो को हम डिस्कस कर चुके हैं, मेट्रो डॉट कॉन्फ़िग को, ये भी आप जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। पैकेज लॉग जेसन को और पैकेज डॉट जेसन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आप जाके देख सकते हो दूसरी वीडियो में। इसके बाद है रीडमी डॉट MD। भाई ये सबसे आसान फाइल है, मैं बोलूँगी इसके अंदर आप वो मेंशन करते हो जो आप अपनी ऐप में कर रहे होते हो, कि भाई एंड्रॉयड की कमांड चलाने के लिए आपको क्या करना है, iOS की कमांड चलाने के लिए आपको क्या करना है, या आप गिट पे जब कोड कमिट करोगे तो क्या कमांड्स फॉलो कर सकते हो, या हमारे क्या रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे। तो वो सब जो चीज़ें ना, ये रीडमी का क्या मतलब हुआ कि आप इसको रीड करो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते टाइम। जैसे जब बहुत सारी टीम में हम काम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई नया मेंबर आया, उसको आप नॉलेज ट्रांसफ़र तो ऑब्वियसली करोगे, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक रीडमी फाइल है तो उसको आसान हो जाएगा समझना कि अच्छा ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या टूल्स यूज़ हो रहे हैं, किस किस कमांड का यूज़ कर रहे हैं। हम गिट पे अपना जो प्रोजेक्ट है जब कमिट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम गिट में यहाँ पर जो है बेसिकली हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरे डेवलपर को पता हो। ठीक है, तो रीडमी जो है ये वो फाइल हो गई। इसके बाद है tsconfig.json। अब देखो tsconfig.json का क्या मतलब है कि टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके की हम कमांड्स यूज़ करते हैं, .ts या .tsx। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, टाइपस्क्रिप्ट का क्या मतलब है। हालांकि इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट का क्या मतलब है। अब टाइपस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि अगर बेसिक सिंपल भाषा में मतलब समझना है, सपोज़ करो आपने कोई वेरिएबल अपना डिफ़ाइन किया स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन जब आप उसको आगे अपनी फाइल में यूज़ कर रहे हो तो अब आप उसको क्या कर दे रहे हो, आप उसको नंबर टाइप का कर दे रहे हो। तो क्या होगा, क्या वो चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो इसी के लिए जो है टाइपस्क्रिप्ट जो है, ये मतलब सबसे सिंपल यूज़ केस है जो मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट का बता रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपको एरर देगा कि भाई यहाँ पर ये नहीं चलेगा, आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया था, अब आप नंबर यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट की एक कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर बताया गया है कि ये टाइपस्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िग है उसके अंदर क्या क्या रूल्स कवर्ड हैं। ठीक है, और आपको कौन सी टाइप की फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करनी है इस रूल को चेक करने के लिए। बहुत सारे रूल्स हैं टाइपस्क्रिप्ट के, हम टाइपस्क्रिप्ट को भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं टाइपस्क्रिप्ट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको इंक्लूड करनी है, लेकिन ये सब रूल्स को आपको चेक किसके अंदर करना है, इस टाइप की फ़ाइल में, या हम चाहेंगे कि कोई और एक्सटेंशन की फ़ाइल भी इसमें चेक हो तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये वाले टाइप की एक्सटेंशन जहाँ मिले वहाँ उन रूल्स को चेक करो, और एक्सक्लूड किसको कर दो, नोड मॉड्यूल्स को एक्सक्लूड कर दो और पॉड्स को। भाई ये तो सही बात है, नोड मॉड्यूल्स को अगर चेक करने बैठे तो आप ये सोचो कि फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो रहे हैं तो इनमें कोई गड़बड़ ऐसी मिलेगी नहीं। iOS के अंदर आप सोचो कि अगर आप पॉड्स को चेक करने बैठे तो क्या होगा, फाइल के अंदर फाइल आप चेक करते जा रहे हो, ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा फाइल। मतलब इतनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है ना, आप उसको चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उनको जनरली चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उसको बता दिए कि भाई इसको इंक्लूड कर लो, इसको मत इंक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड कर दो। तो इसीलिए जो हमारी ये वाली फ़ाइल है कॉन्फ़िग की, ये बनती है। अब पहले तो क्या होता था कि जब पहले क्या होता था, रिएक्ट नेटिव में टाइपस्क्रिप्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड नहीं था।
तो क्या होता था कि आपको ये फ़ाइल, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये फ़ाइल खुद से बनानी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि अब रिएक्ट नेटिव के साथ बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट आता है, जैसे आप यहाँ पर देखो ऐप की एक्सटेंशन ऐप डॉट टी एस एक्स, ये एक्सटेंशन क्या है, टाइपस्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारी ऐप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट के जितने भी फीचर्स हैं उनको सपोर्ट करती है। तो भाई ये भी अब हमारे पास जो है फोल्डर स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट आने लग गया है, tsconfig.json। तो आई होप, मुझे पता है बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, और आई होप आपको क्लियर भी हुई होंगी। मैंने सिंपलेस्ट तरीके से समझाया है, लेकिन डीप डाइव करना नहीं भूली हूँ, डीप डाइव ज़रूर किया है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको जितना भी मैं डिटेल में चीज़ों को कवर कर रही हूँ अगर आपको वो पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और अच्छे से वीडियोस को देखो। और मैं बोलूँगी कि शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैंने भी, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगा के, बहुत एफर्ट लगा के ये सब पूरा जो कंटेंट है मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट करो अपने किसी भी क्वेरी के लिए। तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।